नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज रूम लाइव। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शिपुवन शर्मा। तो आज की तमाम बड़ी खबरों से एक एक करके आपको रूबरू कराएंगे। तो देर के बाद की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां महत्वपूर्ण दिन है और आज 10वें दिन भी कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की पूरी तस्वीर बन रही है। तो आपको बता दें कि अडानी संबल मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा एक बार फिर से आज 10वें दिन भी देखने को मिल सकता है। और 24 नवंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और 20 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है और संसद परिसर में विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। अडानी भ्रष्टाचार मुद्दे की बात की जाए, संबल हिंसा मुद्दे की बात करेंगे तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो पक्ष पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर हमलावर। लीजिए, बड़ी खबर आई है जहां पर संसद की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। महज 1 मिनट के अंदर संसद की कार्यवाही लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए इसे कर दिया गया है। तो जिस तरह की संभावना बन रही थी, कुछ वैसी तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही हुई, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ और तुरंत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो अडानी के मुद्दे के साथ साथ संबल हिंसा, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक गतिरोध बना हुआ है। और इन तमाम गतिरोध को देखते हुए हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं जहां पर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। हर रोज महज जो कार्रवाई है 10 से 15 मिनट ही होती है कि उसके बाद सीधे उसको अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो नेता हैं संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तमाम कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी और गौतम अडानी के चेहरे जैसा मास्क पहना हुआ था और फिर से वही एक है तो शेष है जैसे उन्होंने नारे लगाए और उसी को देखते हुए ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी जहां पर लोकसभा में जो सदन है वो हंगामेदार रहने वाला। बहरहाल राज्यसभा में क्या कुछ चल रहा है नजर डालिए। I personally feel the meaningful bond I shared with late Shri Rajiv Gandhi. Srimati Gandhi has been involved with preserving our national heritage. That is evident in her editorial work on Freedom's Daughter and Two Alone, Two Together, compilations of correspondence between India's first Prime Minister Pandit Nehru and Srimati Indira Gandhi, who became Prime Minister later on. She has a diploma in oil painting conservation from the National Museum, New Delhi, reflecting her keen interest in art, music and handicrafts. Today, Srimati Gandhi's son, Shri Rahul Gandhi, serves as leader of opposition in the Lok Sabha, and her daughter, Srimati Priyanka Gandhi Vadra, has been recently elected to the Lok Sabha. On behalf of this House and personally, I extend heartfelt wishes to Srimati Sonia Gandhi ji for a long, healthy and prosperous life ahead, and extend greetings to her family, friends and admirers. Papers to be laid on the table. तो आप लोकसभा में सदन की कार्रवाई को देख रहे हैं। लोकसभा में कार्रवाई 1 मिनट तक नहीं चल पाई, जबकि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन की कार्रवाई लगातार आगे जा रही है। इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 2 ऐसे मामले हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पहला मामला किसान आंदोलन को लेकर जुड़ा हुआ है, जहां पर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और तमाम किसानों को जो बॉर्डर पर लगातार डेरा डाले हुए हैं अपना 13 सूत्री मांगों को लेकर, उन सबको बॉर्डर से हटाने की मांग की गई है, क्योंकि उससे आम जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। तो किसान आंदोलन मामले पर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने के लिए कहा गया है कि आप देखिए कि किस तरह से तमाम बड़ी तादाद में जो किसान आयोग, किसान संगठन है, वो आकर
बॉर्डर पर डेरा डालते हैं, उनका आना जाना, तमाम तरह की व्यवस्थाएं चरमराती नजर आती हैं, और एक नहीं, काफी लंबे समय के लिए। तो लिहाजा आज किसान आंदोलन का 301वां दिन है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लगातार किस तरह से किसान संगठन अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से लगातार बातचीत की पेशकश करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि ये तमाम मांगे हैं वो राज्य सरकार के अधीन आती हैं। आने वाले वक्त में हर एक तरह की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, बॉर्डर को रोक लेना किसी तरह से न्यायोचित नहीं है। अब इसी कड़ी में एक जनहित याचिका एक आम व्यक्ति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और आग्रह किया गया है कि आप तस्वीरें देखिए किस तरह से किसान संगठन लगातार किस तरह से सड़कों को ब्लॉक करके एक आम आदमी का जीवन पटरी से उतार देते हैं। तो आपको बता दें, किसान आंदोलन का जो मामला है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले 11 महीने से लगातार अपनी मांगों पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच का इरादा कुछ समय के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर टाल दिया है, लेकिन आज एक जनहित याचिका यहाँ पर दायर की गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी आज सुनवाई देखने को मिलेगी। लेकिन वो हाईवे पर अभी जमी है, कुछ जो बॉर्डर्स हैं, जैसे शंभू बॉर्डर है, अलग अलग बॉर्डर्स है, वहाँ पर वो अभी भी डटे हैं। हालांकि दिल्ली कूच का जो उनका प्लान था वो अभी तक फिलहाल टाला गया है। सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को ये याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के दाखिल होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर एक बार फिर से ये जो किसानों का आंदोलन है, ये तमाम मुद्दों को लेकर सुनवाई होगी। क्या कुछ तस्वीर होगी वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल पिछले 11 महीनों से 13 सूत्री मांगों को लेकर, 13 अलग अलग मांगों को लेकर जो किसान है अलग अलग बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, और एक ही मांग है कि जनहित में जो वो काम कर रहे हैं या फिर किसानों के हित में जो सरकार काम कर रही है उसको एक कड़ी में और आगे ले जाया जाए, और जल्द से जल्द ये 13 अलग अलग जो मांगे किसानों की वो ठीक हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो जनहित याचिका लगाई गई थी, ये किसके द्वारा दायर की गई थी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी किसान आंदोलन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और जनहित याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। दिल्ली कूच का जो इरादा था किसानों ने फिलहाल टाल दिया है, लेकिन अभी फिलहाल अलग अलग हाईवेज पर वो डटे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर जो किसान है वो डटे हुए हैं, और मांगे उनकी 13 है, और कहीं ना कहीं सरकार जो है अभी फिलहाल इनमें कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सीधे चंडीगढ़ रुक कर रहे हैं हमारे साथ हमारे रीजनल ब्यूरो चीफ नवदीप छाबड़ा जुड़ रहे हैं। नवदीप, जानकारी साझा कीजिए, जनहित याचिका यहाँ पर सबमिट की गई है किसान संगठनों की तरफ से, चाहे पंजाब का शंभू, पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर हो या दिल्ली हरियाणा का शंभू बॉर्डर, जिस तरह से ब्लॉक किए जा रहे हैं, एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि इनको यहाँ से हटाएं, रास्ता क्लियर करें। आम जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है, न सिर्फ प्रभावित होता है बल्कि इस तरह के प्रदर्शन से जो इन आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद होता है उससे भी काफी दिक्कतें पेश आती हैं। जैसे फिलहाल बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनहित याचिका दाखिल की गई है और उम्मीद है कि आज इस पर सुनवाई होगी, और जाहिर सी बात आज पहला दिन है और इसको लेकर पंजाब के डीजीपी, पंजाब के जो प्रमुख सचिव हैं, इसके अलावा हरियाणा के डीजीपी और प्रमुख सचिव को नोटिस जो है वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस जारी करके पूछेगी क्योंकि आखिरकार आप इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ गंभीरता दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो धरना है शंभू बॉर्डर पर वो पंजाब का आधिकारिक क्षेत्र आता है, यानी कि पंजाब का टेरिटरी है। तो जाहिर सी बात है पंजाब सरकार से पहला सवाल यही होगा कि आपने इतने लंबे समय से वहां पर किसानों को इकट्ठा क्यों होने दिया, क्योंकि लगातार किसान वहां पर इकट्ठे हैं और वहीं से ये प्रदर्शन पूरे 3 दिन से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आज जब सुनवाई होगी तमाम मुद्दों पर विचार किया जाएगा कि आखिरकार रोड ब्लॉक होने से जो आम लोगों को दिक्कतें आ रही है उसका कैसे हल किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट सवाल कर सकता है। जिस तरीके से जो विपक्ष है वो लगातार कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन कर रहे हैं। कल भी तमाम जो राज्यसभा सांसद है या फिर जो लोकसभा सांसद है, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े आला नेता है, साफ तौर से इन किसानों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्योंकि 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार यहाँ इंडिया में रही है, तो यहाँ देश भर में रही है, तब इन कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने कितना समर्थन इन किसानों के साथ किया है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं, हालांकि पहले दिन जब
किसानों ने मूवमेंट की थी दिल्ली की तरफ, तो राहुल गांधी का एक ट्वीट भी सामने आया था जिससे उन्होंने केंद्र सरकार से कहा था कि किसानों के मुद्दे जो है उन पर गंभीरता दिखानी चाहिए, सरकार को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन एमएसपी का मुद्दा देश के अंदर आज से नहीं है। आजादी के बाद से लगातार एक ऑर्डर के जरिए एमएसपी जारी किया जाता है, लेकिन कभी भी उसको कानूनी शक्ल नहीं दी गई। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता है। यही कारण है कि सवाल, क्योंकि किसान जब पिछली बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स की बात नहीं मानी थी, क्योंकि उनका कहना था कि हम अपने आंदोलन को किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकारें जहां पर भी हो किसानों के मुद्दे कोई भी सरकार हल नहीं करती। यही कारण है कि आप देखिए, चाहे वो पंजाब के अंदर कोई मोर्चा लगा है या फिर दिल्ली के अंदर या यूपी के अंदर, वहां पर आपको राजनेता जो है वो नजर नहीं आते। किसानों ने साफ तौर पर बना किया कि अपने अपने स्तर पर तो बयानबाजी होती है, लेकिन किसी भी मोर्चे पर, चाहे वो कहीं पर भी लगा है, वहां पर किसी भी राजनेता को या पार्टी के नेता को वहां पर आने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाती। और सब बॉर्डर पर भी किसानों ने साफ तौर पर कर दिया कि हम ये मोर्चा किसी भी तरीके से राजनीति का मंच जो है वो नहीं बनने देंगे। चलिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल उसके बाद इजाजत लेंगे, क्योंकि लगातार हमने परसों भी देखा था किस तरह से किसानों का दिल्ली कूच हुआ। कुछ घंटे बाद किसानों ने बैकआउट कर लिया, 24 घंटे का सरकार को समय दिया। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, कल भी वही हालत रही, कोई ठोस से कुछ निकलकर सामने नहीं आया और किसानों ने फिर से बैकआउट कर लिया। अब आगे की तस्वीर क्या कुछ नजर आ रही नवदीप? देखिए कुणाल, बिल्कुल इससे पहले जो हम संघर्ष देखते रहे, जब किसान आंदोलन हुए थे पंजाब से, तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर युवा थे और उनका एक ही मकसद था, दिल्ली कूच करना है। लेकिन इस वक्त मैं अगर समूह बॉर्डर की बात करूं तो एक तो यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है जो पिछले 2 साल पहले देखने को मिली थी 2020 के अंदर, 19 के अंदर। दूसरा, किसानों ने साफ तौर कहा कि वो हुड़दंग नहीं करना चाहते, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। और यही कारण था कि एक तो एक किसानों का जो जत्था था वो पूरी तरीके से निहत्था था। कोई वहां पर हुल्लड़बाजी नहीं की गई, कोई ट्रैक्टर यूज नहीं किए गए, किसी तरीके से बल का प्रयोग वहां पर किसी तरीके से नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और किसानों ने उस दिन भी कहा कि हम सरकार से इस बार अपील कर रहे हैं कि हमारी तलाशी ले ली जाए, लेकिन हम मजदूरों का जो जत्था है वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहता है, सरकार के साथ खोलना चाहता है। लेकिन आज का समय जो हरियाणा पुलिस ने लिया किसानों से, क्योंकि आज पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बड़ी रैली करने जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि आज का दिन आप रुकिए, कल हम सीनियर अधिकारियों से बातचीत करके आपको आगे की रणनीति बताएंगे। यानी कि आज ही ये शाम को क्लियर हो पाएगा कि हरियाणा पुलिस दिल्ली बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसानों को अनुमति देती है या नहीं देती है। ये आज शाम को जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। सुना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, हमारे साथ सीधे चंडीगढ़ से जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ रहे रुक कर रहे हैं सीधे राइजिंग राजस्थान की। राजस्थान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। इस तस्वीरें कुछ देर में आपको दिखाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर सम्मेलन पहुंच चुके हैं। उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री सहित कई लोग उसमें शामिल होंगे। इससे पहले हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर सबके साथ मिलकर प्रदर्शनी का अवलोकन करते नजर आए। इसके बाद इस वक्त एक ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन चल रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री मंच को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो आज सीएम नरेंद्र मोदी के 2 राज्यों में महत्वपूर्ण दौरे हैं। पहला राजस्थान का दौरा है, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री ने राइजिंग राजस्थान समिट 2024 का अवलोकन किया, जिसमें कुल कई देशों से जो प्रतिनिधि हैं, जो डेलीगेशन के लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। देखिए किस तरह से पगड़ी पहनाकर उनके साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे। साथ ही साथ उनके साथ डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी व राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी नजर आए। इसके बाद अभी इस वक्त ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन चल रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री इस समिट को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे सीधे राजस्थान, हरियाणा, जहां पर एक कार्यक्रम को भी प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करना है। तो आपको बता दें सीधी तस्वीरें जयपुर से, यहाँ पर कि आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है।
यहाँ पर वो राजस्थान पहुंचे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और जयपुर में सम्मेलन की शुरुआत पीएम मोदी ने की है। उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री सहित अन्य जो आलाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो तमाम बड़े चेहरे हैं, वो इस राइजिंग राजस्थान का जो समिट यहाँ पर आयोजित किया गया है यहाँ पर वो पहुंचे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहाँ निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं। विशेषकर यहाँ का मिनरल, खनिज के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। राज्य में पहली बार एक साथ 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम हाथ में लिया है। राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 5 सालों में 30 गीगावाट से 125 गीगावाट तक ले जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी परियोजना पर एक साथ काम प्रारंभ कर दिया है, जिससे प्रदेश के हर कोने में पेयजल की सुलभ उपलब्धता के साथ ही खेती और उद्योगों को भी पर्याप्त जल हो सकेगा। प्रदेश में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही हमने समिट का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन से ही राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं। इसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU संपादित किए जा चुके हैं, जो निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को स्वयं दर्शाते हैं। हमने निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न देशों और प्रदेशों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। समिट में 12 सेक्टर केंद्रित सेशन है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सीधे राइजिंग राजस्थान 2024 कार्यक्रम में पहुंचे। सभी बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र से खबर आई है, लातूर में 103 किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है वक्फ प्रॉपर्टी होने का। तो 300 एकड़ की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है और इस जमीन में 103 किसानों की संपत्ति आती है। किसान कह रहे हैं कि ये बेहद गलत फैसला है जो वक्फ बोर्ड की तरफ से लिया गया है। किसान कह रहे हैं कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, खेत है, जिसे वक्फ बोर्ड हड़पना चाहता है। अब महाराष्ट्र सरकार से न्याय की अपील कर रहे हैं ये 103 किसान, और मामला स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में लगातार चल रहा है, जबकि राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने नोटिस से ही इनकार कर दिया है। लगातार वक्फ बोर्ड का मामला
सुर्खियों में रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जगह जगह पिटीशन भी दायर की जा रही है। जेपीसी के नेतृत्व में मामले पर सुनवाई भी चल रही है अमेंडमेंट को लेकर। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच महाराष्ट्र के लातूर से ये खबर निकलकर जो सामने आई वो हर किसी को चौंका रही है, जहां पर 103 किसानों की 300 एकड़ की जमीन पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा ठोका गया कि ये उनकी संपत्ति है, जबकि किसान ये कह रहे हैं कि दरअसल ये उनकी पुश्तैनी बाप दादा की जमीन है, जिस पर वो काफी दशकों से खेती बाड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले में मीडिएटर भूमिका निभाते हुए जल्द उनको इस तमाम तरह की दुश्वारियों से निजात दी जाए। तो जो वक्फ बोर्ड का दावा निकलकर सामने आया है वो ये है कि 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने साफ तौर से दावा कर दिया है और बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा है। हालांकि ये किसान कह रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड के क्या कुछ दावे हैं एक एक करके आपके सामने, जहाँ पर मामला महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल से चल रहा है और तमाम ये मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, जहाँ पर मामले में 2 सुनवाइयां अभी फिलहाल हो चुकी हैं और भी सुनवाइयां निकलकर सामने आने वाली हैं। क्या कुछ फैसला होगा वो भी सामने होगा, लेकिन अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। लेकिन उससे पहले लगातार दावे और वादों का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसान दावा कर रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड द्वारा 103 किसानों को नोटिस भेजा गया है। किसानों ने दावा किया है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनके एंसेस्टर्स की, उनके बाप दादा की जमीन है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने साफ तौर से 103 किसानों को नोटिस भेज दिया है और साफ तौर से जो यहाँ पर किसान है वो कह रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन है। लेकिन अब क्या कुछ स्थिति रहेगी, अभी फिलहाल कुछ सुनवाइयां हो चुकी हैं, अगली सुनवाई यहाँ पर 20 दिसंबर को देखने को मिलेगी। वो पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, ये तमाम वो बातें किसानों द्वारा कही जा रही हैं कि कई पीढ़ियों से, कई दशकों से वो इस जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील भी की है। देखिए, महाराष्ट्र में अभी सरकार बनी है यहाँ पर और देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में, उनकी सरबराही में ये सरकार बनी है। अब साफ तौर से किसानों की अपील है कि महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी है जरूर उनकी सुनवाई होगी, जरूर उनकी तमाम जो बातें हैं वो मानी जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल किसानों का ये आरोप है कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसानों की ये जमीन हड़पना चाहते हैं और अभी फिलहाल स्टेट ट्रिब्यूनल में ये पूरा मामला सीधे रुख करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। संवाददाता इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ रहे। इरशाद, जानकारी निकलकर सामने आई है लातूर से, जहां पर 103 किसानों की 300 एकड़ की जमीन पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा ठोका गया है। किसान हैरान है, परेशान है, बार बार कह रहे हैं पुश्तैनी जमीन है, दशकों से खेती करते चले आए हैं। अचानक से किसी ने आकर दावा ठोक दिया कि ये उनकी संपत्ति है। अब वो महाराष्ट्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं। अपराध इसलिए खासतौर से महाराष्ट्र के स्टेट वक्फ बोर्ड जो है उसके में एक याचिका दायर की गई थी। ट्रिब्यूनल में ये केस चल रहा है, 2 तारीखें हो चुकी है। अब जो है एक 30 तारीख है, वो 20 तारीख है। 20 दिसंबर को इसमें उससे पहले एक नोटिस जारी किया गया 103 किसानों पर। लातूर में करीब जो है ये जमीन वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है, लेकिन अब जो है खासतौर से किसान जो इस पर दावा जो खेती करते हैं पुश्तैनी की जमीन बताई जा रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड में ये मामला सामने आया है जो खासतौर से मस्जिद, दरगाह और अलग अलग तरीके से वक्फ में ये जमीन दी गई थी, तो वो ये दावा पेश कर रहे हैं। तो किसानों ने भी सरकार से और खासतौर से इस पर विपक्षी दल की और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में सरकार बनी है कुछ दिन पहले और अब ये किसान मांगे जो है अपनी सामने रख रहे हैं और साफ तौर से सरकार के सामने ये अपील है कि उन्हें न्याय दिलाने का काम किया जाए। अब क्या कुछ लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में, उनकी सरबराही में, उनके नेतृत्व में जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है वो किस तरीके से इन किसानों की मांगे पूरी कर सकती है, उनकी उम्मीदों पर कैसे ये सरकार खरा उतर सकती है? देखिए, खासतौर से ये जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इनकी सरकार तो बनी है, लेकिन स्टेट बोर्ड भी जो है, ये वक्फ बोर्ड जो है ये भी सरकार का ही है। अब ये जो है याचिका जो आ रही है और वक्फ का जो मामला सामने आ रहा है, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, क्योंकि इंसाफ न्याय किसानों को भी मिलना चाहिए और वक्फ के जो लोग हैं उनको क्या इसमें मतलब राहत मिलती है और क्या आगे इसमें रणनीति तैयार होती है। सरकार पर
खासतौर से अभी जोर दिया जा रहा है, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है और जो जिस तारीख में बिल्कुल, तो देखना बेहद खास होगा कि इस पूरे मामले का किस तरह से निपटान किया जाता है और जो तमाम 130 किसान हैं उनको कितनी जल्दी राहत मिल पाएगी। बहरहाल बाबा शुक्रिया के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहें न्यूज़ में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद न्यूज रूम लाइव में और सीधे रुक कर रहे हैं राज्यसभा की तरफ, जहां पर इस वक्त सदन की कार्यवाही चल रही है, लेकिन वहां पर इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त सदन में बोल रहे हैं कि 0 आवर पर चर्चा हो। जिस बात को हमने उस दिन कहा था उस बात पर आज भी मैं कायम हूं और आगे चर्चा चलनी चाहिए। संजय जी से मैं यही कहूंगा कि विषय व्यक्ति का नहीं होता, विषय व्यवस्था का होता है। और आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत सही था कि पहले सप्ताह में उस प्रस्ताव के बारे में क्यों नहीं सोचा गया जिसको सारे हाउस ने कबूल किया था। ये परिस्थिति परिवेश में हम अपने आप को बदलते रहें, यह उचित नहीं है। और इसलिए जो सच्चाई होती है वो हमेशा स्थित रहती है और वो हमेशा सच्ची ही रहती है। तो सच्चाई यह है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब आपके अनुकूल नहीं होता तो आप उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, और जब आपके अनुकूल होता है तो आप 0 आवर की चर्चा मांगते हैं। तो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज एंड इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। थैंक यू। सर चेयरमैन महोदय जी, आपने चेयर से जो भी रूलिंग दिया है ये तो सबको मानना है, हाउस का गरिमा को सबको ध्यान में रखते हुए इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। एक पॉइंट तो प्रमोद तिवारी जी ने रूल 235 बोला, 235 का नहीं, लेकिन व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त सदन में बोलते हुए नजर आए। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का गांधी परिवार पर बड़ा हमला। जिस तरह से सोनिया गांधी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज हमलावर है। सोरोस और गांधी परिवार के रिश्ते हैं और इन दोनों ने किस तरह से देश की संप्रभुता और एकता को चोट पहुंचाई है। बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हवाले से, जहां पर उन्होंने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी और सोरोस की भाषा एक ही है। क्या कुछ उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, भारत में राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की भाषा बोलते हैं और बाहर जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी की भाषा बोलते हैं। इतनी घनिष्ठ प्रेम कैसा। राहुल गांधी को हारता देख ये तो खुलकर सामने आ गया। 1950 में ही नेहरू जी ने गजवार हिंद की तैयारी कर रखी थी। अनुच्छेद 25 धर्म परिवर्तन को मान्यता, अनुच्छेद 28 हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया, लेकिन अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार। ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। अब पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है और इसी बीच अब सीधे आगे बढ़ रही है, राज्यसभा का रुख कर रही है नेता विपक्ष वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या कुछ कहें? तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। सर, जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं
सरकार उसको विपक्ष हर बात को आपसे हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। जहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। सर आपने कहा मुझे अलाउ करेंगे। Then you are making again a political issue. You want to misuse the platform, I am telling you. Yes. No. I am very clear about it. Honorable members, I carefully heard the leader of the house. Leader of the house did not say what LOP said. Leader of the house said, we must be uniform, we must take one stand, whether suitable to us or not suitable to us. Regarding running of the house, you are saying something else. No, no, sir. And every time, sir, you take few seconds. Sir, this house is privileged. One second. One second. Sir, nothing is going on record. This house is privileged. It has president of the ruling party. It has president of the main opposition party. And this is how we are handling. This is how we are handling our matters. LOP must remember, leader of the house did not say what he is saying. He has to be attentive. Leader of the house said, we must be similar in dealing with situations. Thank you. Mr. Tiruchi, want to say something? Mr. Tiruchi. Is it a point of order or an Yes, sir, observation? point of order. Okay. Entirely different issue, sir. And, sir, kindly let me over here. And then I'll take business of the... भारतीय ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, हमला किया है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी चलाती है, मनमर्जी ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि विपक्ष की हाँ में हाँ मिलाई जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राज्यसभा में सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी मनमर्जी चलाती है, सदन में मनमर्जी चलाना ठीक नहीं है, सरकार सत्ता पक्ष चाहता है कि उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए और ऐसे करके ये लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। तो लगातार लोकसभा में हमने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही तुरंत स्थगित कर दी गई 12 बजे के लिए। 1 मिनट भी कार्रवाई आज नहीं चल पाई और अब राज्यसभा चल रही है तो वहां पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तकरार देखने को मिल रही है। इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। दूसरी सूची आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की सामने आ सकती है। किसी भी समय आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची सामने आ सकती है। पहली सूची में 11 लोगों के नाम के इस बार संभावना जाहिर की जा रही है। पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस बात का ऐलान किया जा सकता है। पिछली बार उन्होंने पचपड़गंज से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उनको जगह बदल कर दी जा सकती है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार विवादित रहे दिलीप पांडे का टिकट काट सकती है। तो सर्वे के आधार पर आम आदमी पार्टी दूसरी सूची किसी भी वक्त जारी कर सकती है। लगातार बैठक चल रही है, सर्वे कराया गया है, तमाम लोगों से संवाद किया गया और इस बार संभावना नजर आ रही है कि दूसरी सूची में लगभग दुगने नेताओं के नामों का ऐलान किया जा सकता है। पहली सूची में 11 लोग थे। केशव मोहन मिश्रा लगातार दिल्ली से हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। केशव, जानकारी साझा कीजिए, मीटिंग चल रही है, किसी भी वक्त दूसरी सूची का ऐलान किया जा सकता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर चल रही है, संभावना जताई जा रही है कि आज आम आदमी पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। इस सूची में तकरीबन 15 लोगों के नाम हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले उन सीटों पर दाव बनाया था जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी को लग रहा था जहां अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी मेहनत वाली है। और अब जब ये दूसरी सूची आ रही है, इस सूची में जो नए लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनको पार्टी ने मौका दिया है, उन लोगों के नाम सूची में आएंगे और उन विधानसभा क्षेत्रों के नाम सामने आएंगे
क्षेत्रों में अलग अलग दलों के लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए हैं या नए लोग जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। संभावना है कि 1 बजे तक ये सूची सामने आ जाएगी और आम आदमी पार्टी की अब दूसरी सूची होगी। केशव, जानकारी निकलकर सामने आ रही है मनीष सिसोदिया की जगह बदली जा सकती है, दिलीप पांडे का टिकट कट सकता है। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। दिलीप पांडे ने इस पर ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी थी कि अगर पार्टी उन्हें चाहेगी तो चुनाव लड़ाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व नेता को पार्टी में शामिल कराया है, तो संभावना ये भी है कि दिलीप पांडे की जगह उनको टिकट दी जा सकती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो सर्वे के आधार पर टिकट देती है और जिसका सर्वे अच्छा होता है उनको टिकट दी जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बार बड़े स्तर पर नए लोगों को मौका दिया है। कांग्रेस और भाजपा से आए हुए लोगों को टिकट दी गई है। ऐसे में पहली सूची में भी ये तस्वीर सामने आई थी। अब जब आम आदमी पार्टी दूसरी सूची जारी करने जा रही है, इस सूची के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या रवैया रहेगा, पुराने लोगों की कितनी टिकटें कटेंगी, नए लोगों को कितना मौका मिलेगा। शाहदरा से दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे रामनिवास गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको लेकर भी आज नए प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। वहाँ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि इस बार पिक्चर क्लियर है कि दिल्ली में कोई भी गठबंधन देखने को नहीं मिलेगा। 70 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी अपने दम पर और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। बाकी दो पार्टियों की क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तैयारियां अभी फिलहाल चल रही है? देखिए, संभावना यह है कि सप्ताह के अंदर भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस अभी इसमें जल्दबाजी नहीं कर रही है। कांग्रेस की तरफ से ये पक्ष सामने आया है कि कांग्रेस सबसे अंतिम दौर में अपनी सूची जारी करेगी, जिसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी से नाराज हुए लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ इसको लेकर रणनीति चल रही है। अभी हाल ही में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपनी न्याय यात्रा खत्म की है और अब जब लगातार इस बात को लेकर तो आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरी सूची जारी की जा सकती है। पहली सूची में कुल 11 लोगों के नाम थे और इस बार कई लोगों की सीट सफल होगी तो कईयों का टिकट कट जाएगा। बाहर से आने वालों को इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा टिकट देकर। बहुत बहुत शुक्रिया केशव। आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली खबर की तरफ। दूसरी से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर मंदिर मस्जिद विवाद गहरा गया है। अटाला मस्जिद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में अटाला मंदिर मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में जो याचिका है वो दाखिल की है। तो सेशन कोर्ट द्वारा अटाला जो मस्जिद है उस पर हिंदू पक्ष की तरफ से स्वाभिमान वाहिनी की तरफ से दावा ठोका गया था। सेशन कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया था। अब मुस्लिम पक्ष है वो 1991 पूजा स्थल कानून के तहत मामला लेकर पहुंचा है सीधे हाईकोर्ट, जहां पर आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी और ये तय करेगी ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अगर ये मामला सुनवाई योग्य माना जाता है तो ये पूजा स्थल कानून 1991 का सीधा तौर पर उल्लंघन होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें, जहाँ पर संभल में शाही जामा मस्जिद विवाद के बाद अब जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर भी विवाद जो है वो शुरू हो चुका है और जो दलीलें सामने रखी गई हैं दोनों पक्षों द्वारा, जहाँ पर एक हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ निकल सामने आएगा वो भी बताएंगे। रजा अब्बास हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रजा, पहले संभल में मस्जिद में विवाद हुआ, अब अटाला में मस्जिद में विवाद हो रहा है, क्या कुछ जानकारी उस हवाले से आपके पास? देखिए, आज जो है हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा हाईकोर्ट में, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसने हाईकोर्ट में दाखिल किया था कि ये खासतौर पे जो कबूल कर ली गई है याचिका सिविल कोर्ट यानी न्यायालय जौनपुर में वो गलत तरीके से कबूल की गई है, उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो आज जो है खासतौर पे हाईकोर्ट में जो उनको नोटिस इश्यू हुआ है हिंदू पक्ष को यानी स्वराज वाहिनी को, वो एसोसिएशन आज अपना पक्ष रखेगा किस दलाइल के एतबार से अटाला मस्जिद जहां अटाला देवी मंदिर जो दावा किया जा रहा है स्वराज वाहिनी की तरफ से, वो स्वागत के साक्ष्य और प्रूफ और इतिहासकारों से जो संकलित किया हुआ उनके पास दस्तावेज हैं वो आज हिंदू पक्ष रखेगा। अब जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बार बार दलील दी जा रही, क्योंकि हमने देखा मथुरा वाला मामला हो, संभल वाला मामला हो, बदायूं वाला मामला हो या जौनपुर के अटाला मामला,
जो पूजक स्थल कानून 1991 का सीधा सीधा उल्लंघन इसे माना जा रहा है। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन इस मामले में सबमिट की गई है, तो क्या माने रजा आज जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील देने का प्रयास किया जाएगा तो सीधे सीधे बात होगी कि पूजक स्थल कानून 1991 के एक्ट को आप चैलेंज कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। 1947 के बाद जो स्ट्रक्चर, जो मोनूमेंट्स हो, खासतौर पर रिलीजियस टेम्पल्स हो, मॉस्क हो या चर्च हो, तमाम जो रिलीजियस स्टेटस मोनूमेंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे 1991 अगर वर्शिप एक्ट को देखा जाए। मगर उसमें जो है पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल जो हियरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से ये कोर्ट के जितने भी लोग हैं, जजेस हैं, वो इसलिए अप्रूव कर लेते हैं कि उसी का हवाला देते हैं। मगर वर्शिप एक्ट का अवहेलना का जो दावा है विपक्ष का, खासतौर रामगोपाल यादव ने अभी कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि जजेस प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट के ऊपर जो है सवाल उठता है कि किस तरह से वर्शिप एक्ट का जो है वो उल्लंघन करके ऐसी रिट या पिटीशन को कबूल कर लेती है कोर्ट। लेकिन रजा, एक बात ये भी है कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि मंदिर को तोड़कर इसके ऊपर जो है वो मस्जिद का निर्माण किया गया है। अब इन तमाम दावों के बाद जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भड़कते नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे दावे पर भड़कते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा भी एक्सपर्ट पोस्ट करके कुछ बातें साफ की गई हैं कि इस तरीके के विवाद जो है वो नहीं होने चाहिए, और साफ तौर से जो हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच में विवाद अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मंदिर मस्जिद मामले सामने आ रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। देखिए, खासतौर पे आपको एक बात बता दें कि जिस तरह से नाराजगी है, रिलीजन को मानने वाले लोग अपनी आपत्तियां तो व्यक्त करेंगे, और ओवैसी की भी राजनीति जो है खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक है, तो ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है। कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को साधती है, कहीं विपक्ष जो है मुस्लिम वोट बैंक को साधता है। तो ये एक खेल है पॉलिटिक्स का, और इस खेल को पॉलिटिक्स में जिस तरह से जनता प्रभावित होती है, कोर्ट प्रोसीडिंग प्रभावित होती है, इस तरह की बयानबाजी जो है वो चलता रहेगा। और खासतौर पे आपको एक बात बताते हैं कि आप दो रेखाएं जो है पॉलिटिक्स में यहाँ पे हो चुकी हैं, जो बात हर तरह से इस तरह के रिट पिटीशन तमाम चीजें जो आ रही हैं, जिससे बहुत से बुद्धिजीवी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं और आने वाले कल में तनाव। बिल्कुल, तो लिहाजा संबल हिंसा के बाद से इस तरह से मंदिर मस्जिद मामले को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता बढ़ती जा रही। बहुत हमारे साथ बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले हमने देखा किस तरह से लोकसभा की कार्रवाई 1 मिनट भी नहीं चल पाई, और अब नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार, सत्ता सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, मनमर्जी चलाना चाहती है कि सदन उनके हिसाब से चले। इन तमाम गतिरोधों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो लगातार सियासी हमले हो रहे हैं सदन में, उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया। और इसी के साथ हमारे आज की न्यूज रूम लाइन में बस इतना ही। वक्त से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला है जारी।